हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टॉप जी के स्टडी में। बायोलॉजी के मोस्ट 25 क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेकर आया हूं। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगी, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखना और वीडियो को लाइक कर लेना अगर आपको वीडियो पसंद आए, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो स्टार्टिंग करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। प्रश्न नंबर 1 है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा दूध खट्टा होता है? आंसर हो जाएगा इसका बैक्टीरियम। ऑप्शन बी, बैक्टीरियम से दूध खट्टा होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु संक्रमण के कारण होता है? तो कौन सा रोग है जो जीवाणु संक्रमण के कारण होता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कुष्ठ रोग। कुष्ठ रोग जीवाणु के संक्रमण के कारण होता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, सर्वप्रथम विषाणु की खोज किसने की थी? तो सबसे पहले विषाणु की खोज किसने की थी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इवानोवस्की ने। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। इवानोवस्की ने वायरस की खोज की थी। अगला प्रश्न देखते हैं, चौथे नंबर का क्वेश्चन है, चेचक के लिए टीके का विकास किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एडवर्ड जेनर ने। एडवर्ड जेनर ने। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दूध के दही के रूप में जमने का कारण क्या है? दूध के दही के रूप में जमने का कारण क्या है? आंसर हो जाएगा इसका लैक्टोबैसिलस। क्या हो जाएगा? लैक्टोबैसिलस। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन स्वपोषी होता है? निम्न में से कौन स्वपोषी होता है? क्या हो जाएगा इसका आंसर? क्या हो जाएगा इसका आंसर? हो जाएगा ऑप्शन ए, शैवाल। निम्न में से कौन स्वपोषी होता है? शैवाल। शैवाल इनमें से स्वपोषी होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, टिक्का रोग किसमें होता है? टिक्का रोग किसमें होता है? तो ऑप्शन है ज्वार, गन्ना, चावल या मूंगफली। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन डी, मूंगफली। ऑप्शन डी, मूंगफली। मूंगफली में टिक्का रोग होता है। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। टिक्का रोग किसमें होता है? मूंगफली में। रोगों से संबंधित बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो अच्छे से याद रखना इनको। अगला क्वेश्चन है, HIV द्वारा होने वाला रोग कौन सा है? HIV द्वारा होने वाला रोग कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आतशक। आतशक रोग HIV द्वारा होने वाला रोग है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है? विषाणु के कारण होने वाला रोग कौन सा है इनमें से? ऑप्शन देखते हैं, मलेरिया, यक्ष्मा, चेचक या पीलिया। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चेचक। चेचक इसका राइट आंसर हो जाएगा। वायरस के द्वारा होने वाला रोग है चेचक। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त होता है? ऑप्शन ए, आयोगोनियम, आयोडोगोनियम। ऑप्शन बी, यूलोथ्रिक्स, एक्टोकार्पस या लेमिनेरिया। या लेमिनेरिया। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन डी, लेमिनेरिया। लेमिनेरिया इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, हाइड्रोफोबिया रोग उत्पन्न होता है। हाइड्रोफोबिया रोग उत्पन्न होता है कहाँ उत्पन्न होता है ये? वायरस में। वायरस के कारण हाइड्रोफोबिया रोग होता है। हाइड्रोफोबिया रोग होता है किसके कारण? वायरस के कारण। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किसमें एंजाइम नहीं होते? निम्नलिखित में से किसमें एंजाइम नहीं होते हैं? इसका आंसर हो जाएगा वायरस यानी विषाणु। दोस्तों, विषाणु में एंजाइम नहीं होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कुत्ते के काटने से जिस विषाणु के द्वारा घात रोग उत्पन्न होता है वो क्या कहलाता है? दोस्तों, कुत्ते के काटने से जो वायरस फैलता है, उससे जो घात रोग उत्पन्न होता है, उसको क्या कहते हैं? उसको बोलते हैं हाइड्रोफोबिया। हाइड्रोफोबिया बोलते हैं। हाइड्रोफोबिया में दोस्तों पानी से डर लगता है, कुत्ते के काटने से ये बीमारी होती है हाइड्रोफोबिया। इसलिए कुत्ते के काटने के बाद हमको इंजेक्शन लगवाना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि ये अगर एक बार फैल गया तो इसका कोई इलाज नहीं होता फिर। अगला प्रश्न है, सार्स क्या है? सार्स क्या है? तो सार्स क्या है? ये एक रोग है। कौन सा रोग है? वायरस जनित रोग, विषाणु जनित रोग है। सार्स एक विषाणु जनित रोग है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, खसरा निम्नलिखित में से संक्रमण के कारण होता है।
तो किसके संक्रमण के कारण होता है? क्या हो जाएगा इसका आंसर? खसरा निम्नलिखित में से संक्रमण के कारण होता है। तो किस संक्रमण के कारण होता है खसरा रोग? इसका आंसर हो जाएगा वायरस यानी विषाणु। विषाणु के संक्रमण के कारण खसरा रोग होता है। अगला प्रश्न है, आलू में जो मोजेक रोग होता है वो किसका कारक तत्व है? आलू में मोजेक रोग होता है वो किसका कारक तत्व है? ऑप्शन डी, वायरस का, विषाणु का कारक तत्व है। और कई बार क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है कि मोजेक रोग किस में होता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आलू में। मोजेक रोग किस में होता है? आलू में। अच्छे से याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है कि मोजेक रोग किस सब्जी में होता है? तो आलू में होता है। और मोजेक रोग का कारक तत्व क्या है? वायरस है। क्या है? वायरस है। ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे। एक बार वीडियो को कंप्लीट कर लें, छोटी सी वीडियो रहेगी और आपको इससे फायदा जरूर होगा, ये मेरा दावा है। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। जंतुओं में होने वाली फुट एंड माउथ रोग, जंतुओं में होने वाली फुट एंड माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विषाणु के कारण। विषाणु के कारण फुट एंड माउथ रोग जंतुओं में होती है। अगला प्रश्न देखते हैं, शैवालों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? ऑप्शन क्यूटिन, काइटिन, सुबेरिन या सेल्यूलोज। बताओ, शैवालों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? किसकी बनी होती है शैवालों की कोशिका भित्ति? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सेल्यूलोज की। सेल्यूलोज की, सेल्यूलोज की बनी होती है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, लाल सागर का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? किसकी उपस्थिति के कारण होता है लाल सागर का लाल रंग? बताओ क्या हो जाएगा इसका आंसर? लाल सागर का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन सी, शैवाल। शैवाल की उपस्थिति के कारण होता है लाल रंग। अगला प्रश्न है, कवकों का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? कवकों का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? ऑप्शन है एग्रेस्टोलॉजी, ऑप्शन बी माइकोलॉजी, ऑप्शन सी फिनोलॉजी या ऑप्शन डी पोमोलॉजी। बताओ क्या होगा इसका आंसर? कवकों का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, माइकोलॉजी। माइकोलॉजी के अंतर्गत कवकों का अध्ययन होता है। और आपके लिए क्वेश्चन है, फाइकोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन होता है? फाइकोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन होता है? बताओ, फाइकोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन होता है? फाइकोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन होता है? अगला प्रश्न है, कवकों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? बताओ, कवकों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, काइटिन व हेमी सेलुलोज की। काइटिन व हेमी सेलुलोज की। कई बार इतना ही पूछा जाता है, ऑप्शन में काइटिन ही होता है, तो काइटिन भी इसका आंसर हो जाएगा। कवकों की कोशिका भित्ति बनी होती है काइटिन की। किसकी? काइटिन की। ए उसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मिर्गी की औषधि किस लाइकेन से प्राप्त होती है? दोस्तों, जो मिर्गी आती है कई लोगों को, वो किस औषधि के लाइकेन से प्राप्त होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बताओ क्या हुआ इसका आंसर? बताओ क्या हुआ? परमेलिया। क्या होगा? ऑप्शन डी, परमेलिया। मिर्गी की औषधि किस लाइकेन से प्राप्त होती है? परमेलिया लाइकेन से। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, परमेलिया लाइकेन से। बीजों की प्रकृति किस में उत्पन्न हुई? बताओ, बीजों की प्रकृति किस में उत्पन्न हुई? क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन सी, टेरिडोफाइट्स। बीजों की उत्पत्ति किस में उत्पन्न हुई? टेरिडोफाइट्स में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्या है अगला क्वेश्चन? सबसे अधिक क्रोमोसोम किस में पाए जाते हैं? सबसे अधिक क्रोमोसोम किस में पाए जाते हैं? क्या होगा इसका आंसर? बताओ क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, टेरिडोफाइट्स में। टेरिडोफाइट्स में। आपके लिए क्वेश्चन है, मनुष्यों में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? बताओ, अगर आपने इनको पढ़ा है तो ये अच्छा क्वेश्चन है और सिंपल है कि क्रोमोसोम की संख्या मनुष्यों में कितनी होती है। इसका आंसर कमेंट जरूर करें और बताएं कि मनुष्यों में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है। अगला प्रश्न है, निम्न में बैक्टीरिया से फैलने वाला रोग कौन सा है? निम्न में बैक्टीरिया से फैलने वाला रोग कौन सा है? क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चेचक। चेचक बैक्टीरिया से फैलने वाला रोग है। अगला प्रश्न देखते हैं,
निम्नलिखित में से कौन सा एक जड़ नहीं है? ऑप्शन है शकरकंद, मूली, आलू या गाजर। बताओ कौन है जो इनमें से एक जड़ नहीं है? क्या होगा? बताओ क्या है इसका आंसर? बताओ जल्दी बताओ, कमेंट करो। निम्नलिखित में कौन सा एक जड़ नहीं है? क्या है आंसर? ऑप्शन सी आलू। आलू एक जड़ नहीं है। तो बताओ आलू क्या है? कमेंट करो आलू क्या है। अगर आलू जड़ नहीं है तो आलू क्या है? अगला प्रश्न है, आलू का खाने योग्य जो भाग होता है उसको क्या बोलते हैं? आलू का खाने योग्य जो भाग होता है उस भाग को क्या कहते हैं? क्या होगा आंसर? बताओ। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी तना। आलू का जो खाने योग्य भाग होता है उसे तना बोला जाता है। क्या बोलते हैं? तना। अगला प्रश्न है, हल्दी के पौधों का खाने योग्य भाग या हिस्सा कौन सा है? तो हल्दी का जो पौधा होता है उसमें जो खाने योग्य हिस्सा होता है वो क्या है? बताओ क्या होगा इसका आंसर? बताओ क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा प्रकंद। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रकंद। हल्दी के पौधों का खाने योग्य भाग प्रकंद होता है। दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन को दबाना मत भूलना, जिससे कि आपके पास हमारी वीडियो जब भी अपलोड होगी तो आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। जब ये आखिरी के क्वेश्चंस बचे हैं, इनका आंसर आप लोग बताना। प्रश्न नंबर है कि संसार का सबसे छोटा पुष्प कौन सा है? संसार का सबसे छोटा पुष्प कौन सा है? ये आपके ऑप्शन है। ऑप्शन ए वुल्फिया, ऑप्शन बी कमल, ऑप्शन सी गुलाब या ऑप्शन डी रेफ्लिसिया। क्या होगा इसका आंसर? बताओ सबसे छोटा पुष्प कौन सा है? कमेंट करके बताना इसका आंसर क्या है सबसे छोटा पुष्प। और अगला क्वेश्चन है, कौन सा एक जीवित जीवाश्म कहलाता है? ऑप्शन ए जिंकगो, ऑप्शन बी साइकस, ऑप्शन सी स्पाइनस या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इन दोनों क्वेश्चंस को कमेंट करके जरूर बताएं इसका आंसर क्या होगा दोनों का। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और मिलते हैं आपके साथ अगली वीडियो में। और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको कोई भी क्वेश्चन पसंद नहीं आया हो या फिर कोई गलती हो तो उसका कमेंट करके हमको ज़रूर बताना, जिससे कि हम अपनी अगली वीडियो में और सुधार कर सकें। तो अब मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।